Hello dear students, welcome to digital learning platform of Winsome International School. Today we are going to start class 12th history part 2. पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा था? पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और उसके बारे में हम इतना क्यों पढ़ते हैं, और हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वही इंडस रिवर सिविलाइजेशन भी है. एंड देन आज के चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था वो कैसा रहा, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहा और उनकी जो सिविलाइजेशन थी वो कैसे डेवलप हुई, कौन कौन से एरियाज में वो थी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले द हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसमें ये जो सील है वो हमें मिली है एक्सकेवेशन करते वक्त, आर्कियोलॉजिस्ट है उनको मिली है. अब इसकी मिस्ट्री क्या है? इसकी सिर्फ एक सील नहीं मिली, बहुत तरह की सील मिली है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मिली है. इसके बावजूद इतनी मिस्टीरियस है वो कि उसको पढ़ा नहीं जा सका. सो स्टार्ट. द हड़प्पा सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंडस वैली. हमें पता है कि हम हड़प्पा सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इस बात में कंफ्यूज हमें नहीं होना है. सो मेड ऑफ ए स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट. स्टेटाइट एक स्टोन होता था जिसको ऑर्नामेंट में भी यूज करते थे, गहनों के रूप में भी यूज करते थे, और सबसे ज्यादा कॉस्टली होता था. ये दो तरह के आते थे, एक तो सॉफ्ट एंड हार्ड. सॉफ्ट होता था बिल्कुल एकदम क्रीम की तरह, एकदम क्रीम की तरह सॉफ्ट होता था बिल्कुल, और जो हार्ड थे उससे दूसरी चीजें बनाई जाती थी, जिसको हम अगर मैं दूसरी तरह से एक्सप्लेन करूं तो सोप स्टोन भी बोलते थे या फिर सोप रॉक भी इसको बोलते थे. सो सील्स लाइक दिस वन ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड साइन फ्रॉम अ स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अनडिसिप्लिन्ड. Yet we know a great deal about the lives of the people who live in the region from what they left behind their house pots, ornaments, tools and seas. In other words, from archaeological evidence. अब क्या हुआ था कि जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं तो जैसे जैसे हम उसके डीप में जा रहे हैं ना, हमें रियलाइज हो रहा है कि यहाँ सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं था, उससे पहले भी था. तो जिसको हम क्या करते हैं, हम 3 पार्ट में या फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि अर्ली हड़प्पा और पास्ट हड़प्पा. मतलब हड़प्पा जो मेन हड़प्पा संस्कृति थी, जो सिविलाइजेशन था, उसके पहले की हड़प्पा संस्कृति को बोलते हैं अर्ली हड़प्पा सिविलाइजेशन. यानी ये जो सारे जो पोर्ट्स मिले हैं, ये जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ये अर्ली हड़प्पा जो सिविलाइजेशन था उसके एविडेंस है, और उन्हीं में से एक मिला है हमें ये सील, जिसके अंदर अगर हम उसको डीपली देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये पत्थर था, गीला था पहले, फिर इसको इंस्क्रिप्ट किया गया, बाद में हाथ से बनाया गया है, सूखे पर नहीं, क्योंकि इसका डीप जो स्टडी है वो ये बताता है कि पहले ये गीले होते थे, फिर उनमें स्ट्रक्चर इनको बना के जो बनाता था इनको, फिर उसके बाद ये सूखते थे, और उसके बाद ये जो हार्ड होते थे, इनमें भी बहुत तरह के थे, बट कुछ जो अकॉर्डिंग टू टाइम है वो खराब हो गए और कुछ बच गए, क्योंकि इतने टाइम तक किसी चीज का सरवाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है. सिर्फ वही चीजें बच पाई जो उस वेदर को, उन फिजिकल कंडीशन को सहन कर पाई. अब देखो इस स्लाइड में क्या है हमारे पास, ये वहीं से मिला एक दूसरी सील और है, इंप्रेशन ऑफ एन इंडस सिलेंडर सील डिस्कवर्ड इन सूजा, मॉडर्न ईरान. जो आज का ईरान है वहां पहले सूजा बोलते थे उसको, वहां डिस्कवर्ड हुआ है इन स्टेटा डेटेड 2600 to 1700 BCE, an example of ancient Indus Mesopotamia relation. किसके बारे में बताता है? हमने बात की थी कि जो इंडस सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं उसका रिलेशन किससे था? मेसोपोटामिया. ट्रेड होता था आपस में, पता है हमें, पर उसी का एक रिलेशन दिखाने के लिए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बनी है. अब इसमें जो प्रिंट दिया गया है उसी की बिल्कुल ये स्क्रिप्ट कॉपी है जो बनाई गई है. जैसे ये फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है बिल्कुल ये यहाँ है, और ये सेकंड वाला भी यहाँ है. समझना थोड़ा मुश्किल है, बस ठीक है, समझ में हमें आ जाएगा. तो ये जो स्क्रिप्ट थी ये पूरे साइंस एक तरह की, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो इसकी स्टडी करते हैं वो ये बताते हैं कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा या इनका ग्रामर था या फिर इनको बोलना आता था, और ये भी प्रूफ नहीं है कि क्या ये पढ़े लिखे थे. एक तो ये कहना कि यार पढ़े लिखे थे नहीं थे, ये साइन लैंग्वेज यूज करते थे. दूसरा ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जो एडवांस टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे थे. तो कई बताते हैं कि जो ये चीजें लिखी हैं ये एक सीक्रेट कोड्स है, उस हाई सिक्योरिटी बेस के, जैसे कि हम आज कंप्यूटर में सिक्योरिटी कोड यूज करते हैं, बिल्कुल उन्हीं प्रकार के चीट कोड्स हैं उनके.
तो वो उनको यूज करते थे। तो कई बार ये बताता है कि जो पहले सब जो सिविलाइजेशन रहा वो बहुत ज्यादा एडवांस था, और कभी कहता है कि इलिटरेट, यानी उनको पढ़ना वढ़ना नहीं आता था, बट उनको साइन लैंग्वेज आती थी। अब इसमें एक चीज को प्रूफ कर पाना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको एक लिमिटेड एविडेंस मिले हैं, और जो एविडेंस उन्हें मिले हैं वो उनको पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते। कलेक्शन ऑफ सील्स विद इंडस स्क्रिप्ट। अब ये जो सील है, ये सील हमने देखी थी पिछले वाले पेज पे। जितनी सीलें हैं वो सारी उसी जगह से मिली, मतलब जगह अलग अलग हो सकती है बट उसी एक सिविलाइजेशन से ही मिली है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो स्क्रिप्ट है वो मिली है, बट उसको रीड कर पाना पॉसिबल अब तक नहीं हुआ। ये भी उन्हीं में से है, स्क्रिप्ट पूरा का पूरा कलेक्शन है, सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है। और जब हम ध्यान से देखते हैं तो कुछ चीज ऐसी जो हमारे समझ में आती है, जैसे यहाँ पर ये एक इंसान खड़ा है, दोनों तरफ जो शेर है उनका गला पकड़ कर रखा है। अब गला पकड़ कर रखा है या फालतू बना, उसको क्लियरिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो साइंस है ये ह्यूमंस के हैं, ये ह्यूमंस का, ये बाण लेके खड़ा, ये जानवर है। तो सिर्फ कुछ चीजें हैं जो हम पढ़ पा रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और एडवांस और इंटरेस्टिंग तो है ही। उन्हीं में से कलेक्शन एक और ये, जिसमें मोस्टली सबसे ज्यादा जानवरों के बारे में जो हमें पता लगता है। ये देखो हाथी है यहाँ, और बाकी तो मुझे भी नहीं पता चला। ये बैल हो गया, क्यों जिस तरह से जो बनाया गया है, बड़े बैल है वो बैल है, ये हिरन हो गया, ये शेर हो गया। तो कुछ चीजें हमें डायरेक्टली पता लग जाती है सील देखते ही कि हाँ इनको उन जानवरों के बारे में पता था, या फिर उन जानवरों के बारे में ये जो भी है, या तो डोमेस्टिक रहा या फिर उनकी हंटिंग करते, कुछ तो करते थे। हम जो अवशेष वहां, जो एविडेंस वहां मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, वो ये भी पूरी प्रूफ के साथ नहीं बता सकते कि वो इनका या तो शिकार करते थे या फिर पालतू रखते थे। बट जो हमारा जनरल नॉलेज है आज के अकॉर्डिंग, हम क्या करते हैं कि ये शेर है तो शेर को पालना पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स कि वो उसका शिकार करते थे। तो हम अपनी नॉलेज के अनुसार उन चीजों को क्या कर रहे हैं, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में कंप्रेस कर रहे हैं। Let us see what we know about the Harappa civilization and how we know about it. We will explore how archaeological material is interpreted and how interpretations sometimes change. कि जो चीजें हम सोचते हैं हर बार सेम बिल्कुल वैसी जैसी थी वैसी नहीं होती। जैसे अगर हमें कहीं का मैप मिले, या जैसे हम इन्हीं सीलों की बात करें, जैसा कि मैंने आपको साफ साफ कह दिया कि ये जो है हमें एक हाथी की तरह लग रहा है, एक एलिफेंट की तरह लग रहा है, ठीक है। अब एलिफेंट हमें लग रहा है, चलो मैंने बोल दिया कि यार इनका सिंबल होगा या फिर ये ट्रेड के लिए यूज करते थे, बट क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा? क्या जरूरी नहीं। हो सकता है कोई सर्कस चला रहे हो सकता है इनका कोई डोमेस्टिक एनिमल हो सकता है ये कोई बड़े राजघराने से जिनके पास इनका जो एक सिंबल था पूरे किंगडम का वो रहा हो। तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट हाँ जो थ्योरीज हैं वो कुछ चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैप की बात करूं मैं, तो इनके द्वारा मैप बनाया गया बिल्कुल अलग था, उसमें लोकेशन थी वो चेंज थी, जो डायरेक्शन थी वो चेंज थी, बट एक जगह का नाम से अगर हम क्लैरिफाई करना शुरू करें तो हमें पता लग जाता है। जैसे आज की चीजें, आज की जगह का नाम हम बोल सकते हैं यहाँ पुराने जमाने में वो जगह वहां रही होगी। अब ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरा एविडेंस के साथ है, जो टर्म्स है वो अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती रहती है, और उस टाइम के एविडेंस को ढूंढ पाना इतना पॉसिबल या फिर इतना इजी नहीं होता। ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ द सिविलाइजेशन दैट आर yet unknown and may even remain so। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब तक हमसे अनजान है, और शायद हमेशा ऐसा रहे कि कुछ चीजें हमें ताउम्र पता ही ना चले। तो उस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बट ये कहा जा सकता है कि एक हड़प्पा सभ्यता थी, उससे पहले भी एक सभ्यता थी। क्योंकि जब हम खुदाई करते हैं तो हमें पता चला कि चलो ये तो हमें एविडेंस मिले पूरे, बट इन सील के साथ हमें बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले जो इस टाइम के पहले के थे। और दूसरी बात कि ज्यादातर हमें एविडेंस जहां मिले हैं पर्टिकुलरली, जैसे अर्ली हड़प्पा वहां था, उसके बाद जो मैच्योर हड़प्पा था वो भी वहां था, यानी जो हमें एविडेंस मिले हैं वो एक ही जगह पर मिले हैं। मतलब इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच टाइम गैप तो था ही, है ना, टाइम गैप तो था ही, साथ ही साथ इनकी जो चीजें थी वो भी कुछ मैच कर रही थी, कुछ एक मतलब इनका कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा। अब क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, इसको क्लियरिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए हमारे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है। टर्म प्लेस टाइम्स, जो टर्म है सिंपल वे में बात करूं तो टर्म एंशिएंट टाइम में कुछ और है, प्रेजेंट में कुछ और है, प्लेसेस के नाम पहले और थे सबको पता है, आज भी और है। टाइम की बात करें
टाइम तो कितना बीत चुका है। अगर हम अर्ली हड़प्पा की बात करें तो उस मैच्योर हड़प्पा से भी काफी साल पुरानी, काफी हजारों साल पुरानी सभ्यता रही होगी वो। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पा सिविल कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या करते हैं वो कल्चर जो है वो एक पूरे ग्रुप के लिए यूज करते हैं। Distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. In the case of the Harappa culture, this distinctive objective include seals, beads, weights, stone blades, and even baked bricks. These objects were found from areas as far apart as Afghanistan, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और गुजरात। अब देख रहे हो, अब हमें ये बता रहा है कि जो एंशिएंट टाइम में जो चीजें मिली है वो प्रेजेंट में हम कहाँ ढूंढेंगे, जहां पर अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और फिर गुजरात का इलाका जहां है वहां से हमें ये चीजें मिली है। अब चीजों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि कुछ चीजें तो हैं जो एंशिएंट लगती है, जैसे कि बात करूं मैं छुरी की, चाकू की तरह लग रहा है ना, मे भी पॉसिबल है कि कोई लेके किसी जानवर का शिकार करता हो। और यही अगर इस तरफ देखें तो हमें थोड़ा सा ये एडवांस लगता है कि जो स्ट्रक्चर वो है उससे थोड़ा सा अच्छा ये सुंदर बनाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब जो कलाकारी है पता लग रहा है कि हमें इन दोनों में डिफरेंसेस है। चीजें मिली सेम जगह है, अलग अलग लग रही है, तो कह सकते हैं कि जो अच्छी चीजें वो रईस यूज करते होंगे और जो नॉर्मल चीजें वो मिडिल क्लास लोग यूज करता होगा। ये सिर्फ थ्योरीज है, एक्चुअल प्रूफ क्या है वो अभी तक जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो हिस्टोरियंस है वो नहीं बता पाए। अब बात करते हैं कि एरियाज कहां कहां है। तो अगर हम मैप की बात करें, यहां जिक्र किसका हुआ है, गुजरात का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और जम्मू। ये जो एरिया है ये तब का मैप है। मैप फर्स्ट सम इंपोर्टेंट मैच्योर हड़प्पा साइट, जहां से हमें हड़प्पा सभ्यता के जो प्रूफ मिले हैं वो सारी साइट्स यहां है, वो सारी साइट्स यहां है। इस पूरे एरिया को एक्सकेवेट किया गया, पूरे एरिया को, सिर्फ एक चीज नहीं बहुत सारी चीजें मिली हैं, बहुत सारी चीजें। और अगर यही मैप हम आज के कंडीशन में देखें कि आज का मैप कैसा लगता है तो बिल्कुल अलग है दोनों में से। जगह को डिफाइन करना कि जो पहले हड़प्पा सभ्यता के अंदर आ रहा था जहां पे मिले थे, अब वो सारा जो इलाका है वो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान में मिल जाता है। तो बात की थी पहले यहां अफगानिस्तान की बात करें तो ये रहा अफगानिस्तान। अब यहां जो एविडेंस है वो मिले हमें किसके, हड़प्पा सभ्यता के। किसके मिले, हड़प्पा सभ्यता के। ये रहा हड़प्पा सभ्यता, यहां एविडेंस हमें मिले उसके। उसके बाद बात करें हड़प्पा के साथ जम्मू बलूचिस्तान, कहां बात कर रहा है, जम्मू बलूचिस्तान। ये वाला जो एरिया है यहां मिला है, ये एरिया यहां मिला है। जितनी भी साइट्स है ये सारे एक्सकेवेट हुई हैं। उसके बाद बात करा है इसने पाकिस्तान और गुजरात। किसकी बात करी है, पाकिस्तान, और ये नीचे इस तरफ गुजरात रह जाता है। ये भारत के नक्शे में गुजरात, और यहाँ भारत के नीचे थोड़ा नीचे यहाँ रहता है गुजरात की तरफ। तो यहां से हमें वो चीजें मिली है। बट ये है कि भारत के विभाजन के बाद चीजें काफी बदल चुकी है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि वो जो इलाका था या फिर उसमें शामिल हो गया या फिर वो चीजें थी जो पुरानी थी नहीं थी। बट ये श्योर है कि चीजें जो हैं उतनी, मतलब जिस चीज को हम ढूंढ रहे थे उनसे पुरानी चीजें भी हमें मिली है। इसको हम जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम अलग अलग टाइम में डिफरेंशिएट करते हैं, हड़प्पा और अर्ली हड़प्पा में। नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट where this unique culture was discovered, the civilization is dated between 2600 to 1900 BCE। फर्स्ट साइट हमें यहां से मिली इस टाइम से। एंड देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर, यानी इनसे पहले भी कोई ना कोई सिविलाइजेशन यहां रही होगी और बाद में भी रही होगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर ऐसा अगर हुआ तो हुआ है तो क्यों हमें अर्ली वाले मिले, क्यों हमें उसके बाद वाले मिले, बट जो मैच्योर हड़प्पा थी उनकी साइट कैसे, मतलब इनको कैसे डिफरेंशिएट करना। तो ये जो टेस्टिंग है वो इनके जो प्रोफेसर्स हैं वो करते हैं कि जैसे हर डिपार्टमेंट है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जूलॉजी डिपार्टमेंट है, वो सारा चेक करता है। और रही टाइम की कैलकुलेशन वो तो होती है कार्बन
मेथड द्वारा, उसके द्वारा पता लगाया जाता है कि ये जो एविडेंस है वो कितना पुराना है। एंड देयर वर अर्लियर एंड लेटर कल्चर ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पा एंड लेट हड़प्पा, जो उसके बाद आई थी, इन द सेम एरिया। किसकी बात कर रहा हूँ? सेम एरिया। यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान, बलूचिस्तान और ये पूरा इलाका, अगर यहाँ हमें एविडेंस मिले हैं तो सेम यही अर्ली हड़प्पा था, यही लेटर हड़प्पा था और यही मैच्योर हड़प्पा था। अब इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मैच्योर हड़प्पा है उसके हमें पूरे पुख्ता प्रमाण मिलते हैं, अर्ली और लेटर के हमें इतने ज्यादा एविडेंस नहीं मिलते, बट कुछ तो मिलते हैं जिससे पता चला हमें कि हाँ यहाँ जरूर ना जरूर कोई ना कोई सिविलाइजेशन रही होगी। अब वो तबाह किस वजह से हुई, क्या भूकंप आया, तूफान आया, बाढ़ आई, उसका भी हम क्लेरिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो जमीनों में दबी हुई है। अब जब तक जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो इसको डिफाइन नहीं करते तब तक हम भी नहीं बता सकते कि क्या हुआ क्या नहीं। The Harappa civilization is sometimes called the mature Harappa culture to distinguish it from these culture, है ना, क्योंकि इस कल्चर से अलग करने के लिए, ताकि आपस में मिक्स ना हो जाए, तो इसको हम मैच्योर हड़प्पा कहते हैं क्योंकि जो एविडेंस है वो इसी हिसाब से यहाँ मिले थे। द बिगिनिंग बात करते हैं। अब हमें ये तो पता लगा कि देखो हमारे पास एक अब मैप है। अब हम मैप की स्टडी करेंगे, हिस्ट्री में यही चलेगा, जितनी भी स्टडी होगी आपकी वो सारी मैप के साथ होगी, मैप के अकॉर्डिंग होगी, ताकि आपको पता रहे कि हम पढ़ कहाँ रहे हैं, किस जगह की हम बात कर रहे हैं। तो अगर हड़प्पा का मैप यहाँ मैच्योर हड़प्पा की साइट हमारे पास है तो साथ में एक पूरा दूसरा मैप है जिसको हम आज के टाइम में स्टडी कर सकते हैं। क्लियरली डिफाइन है, इसने बात करी है अफगानिस्तान की, पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की और गुजरात वाले एरिया की। तो हमें पता है हमारे दिमाग में कि यहाँ साइट्स मिली थी पहली वाली। इस मैप में ढूंढना आसान है, बहुत आसान है, साइट सारी आइडेंटिफाई कर रखी है। तो ये पता लगा कि हाँ मिली यहाँ है, हुआ ये था। तो अब बात आती है इनकी बिगिनिंग की, किस शुरुआत कैसे हुई। और हमने देखा कि वहां बहुत सारी साइट्स हैं, उसकी साइट की कैलकुलेशन जो यहाँ है कि अर्ली हड़प्पा एंड मैच्योर हड़प्पा कल्चर। लुक एट दिस फिगर फॉर द नंबर ऑफ सेटलमेंट इन सिंध एंड चोलिस्तान द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान। किसकी बात कर रहा है? पाकिस्तान के डेजर्ट एरिया की। ये रहा पाकिस्तान, इसके डेजर्ट एरिया की वो बात कर रहा है। सिंध और चोलिस्तान उसी के अंदर है, तो उसके अंदर जो हमें साइट्स मिली है, सिंध के अंदर कितनी मिली और चोलिस्तान के अंदर कितनी मिली एक्सकेवेट करने के बाद, तो टोटल नंबर ऑफ साइट कितनी थी? सिंध में थी 100, चोलिस्तान में थी 239, अर्ली हड़प्पा की 52, मैच्योर की 65, मैच्योर सेटलमेंट थे 43 एंड अर्ली हड़प्पा सेटलमेंट थे 29। ऐसे करके हमें बहुत सारी साइट मिली है, वो भी एक ही जगह। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई आर्कियोलॉजिस्ट है और आपको डिफाइन करना है कि एक ही जगह पे 100 तरह के सामान मिले अलग अलग, तो बहुत सारा टाइम और आपका नॉलेज सब जाएगा, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट है। हर एक जो पॉट हमें मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, उसकी टर्म अलग होगी, उसको यूज किस तरह का किया होगा, किस चीज में वो काम आता होगा। अब जनरली बेसिक चीजें क्या होती है जो हमारे घरों में यूज होती है वो हम पहचान सकते हैं, जो हमने देखे हैं, जो हमने यूज किए उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो वो हमेशा के लिए अननोन ही हमेशा रहती है। There was several archaeological culture in the region prior to the mature हड़प्पा, कि इससे पहले कल्चर रहा था। These culture were associated with distinctive pottery, evidence of agriculture, pastoralism and some craft. Settlement were generally small. यानी एक बात तो तय है कि जो हमें अर्ली हड़प्पा साइट में मिला है, जितने भी सामान मिले हैं, जितने भी बिल्डिंग्स मिली है, वो मैच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा से क्या थे? छोटे थे हर तरह से। अब चाहे पोर्ट की बात करो, चाहे एग्रीकल्चर लैंड की बात करो, क्योंकि अगर मैं टाइम से डिफाइन करना चाहूं, देखो मेरे पास 3 टाइम मेरा है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये जा रहा है फ्यूचर की तरफ, ये मॉडर्न है और ये पास्ट है, एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूं। तो इन तीनों में से सबसे एडवांस कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, जो फ्यूचर की तरफ जा रहा है। और वही सबसे कम एडवांस कौन होगा? जो एंशिएंट टाइम में है। तो बस यही डिसीजन यहां निकाला गया कि जो प्री हड़प्पा था, जो पहले अर्ली हड़प्पा था, उनके पास उनको इतना नॉलेज शायद नहीं हुआ होगा, या फिर उनका जो डेवलपमेंट था वो इतना नहीं होगा, इसलिए उनकी जो चीजें थी या फिर जितना भी जनरली था उनका सब छोटे थे।
मतलब बिल्डिंग्स की बात करें, एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, पोर्ट्स की बात करें, एंड देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, कोई भी बड़ी बिल्डिंग वहां नहीं मिली है. इट अपीयर्स दैट देयर वाज ए ब्रेक बिटवीन द अर्ली हड़प्पा एंड द हड़प्पा सिविलाइजेशन. साफ साफ कहते हैं कि एक आइडिया लगता है कि एक जगह पे हमें मिलती है बहुत छोटी चीजें और उसी जगह पे एक इरा के बाद हमें मिलती है कि बड़ी चीजें. डिफरेंशिएट करना आसान है बिल्कुल कि हाँ कह सकते हैं कि ये टाइम में अलग अलग रहा होगा. और जब इतनी छोटी चीजें इतनी बड़ी चीजें कंपेयर करें तो सिंपल सी बात है कि लगभग 100-200 साल का डिफरेंस तो रहा होगा. क्योंकि ये तो है नहीं कि आज हमें पता लगा कल हमें पता लगा कि हाँ हम बड़ी बना देंगे, तो उस चीज को रेगुलेट कर पाना पॉसिबल इजीली नहीं होगा. इसलिए क्या कहा उन्होंने कि ये तो तय है कि इन दोनों जो सिविलाइजेशन है उनके बीच जो टाइम गैप था वो बहुत ज्यादा था, एंड एविडेंट फ्रॉम लार्ज स्केल बर्निंग एट सम साइट. और पता चला कि बहुत ज्यादा जगह पर बर्निंग जो एविडेंस है मतलब जलाए जाने के जो संकेत हैं मिले हैं, एज वेल एज द अबेंडमेंट ऑफ सर्टन सेटलमेंट. और कुछ चीजें जो हैं वो लुप्त हो गई, जैसे मिस्टीरियस तरीके से कोई एलियन अगर आता आए ले जाए गायब हो जाए, कुछ वैसे तरीके से. नहीं बता रहा कि वैसा ही हुआ, बट हाँ कुछ वैसे तरीके से ये अबेंडेंट हुआ है. कौन कह रहा है? ये आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं, जो उनकी स्टडी कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, क्योंकि वो भी उसको क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे कि हम इनको क्या कहें. अगर वो जो चीजें गायब हुई है क्या तबाह हो गई, भूकंप में हो गई, नहीं उनका कोई एविडेंस नहीं है. बस इतना एविडेंस है कि हाँ कुछ चीजें जलाई गई हो. बात करते हैं सब्सटेंसेस स्ट्रेटेजीज की. जो स्ट्रेटेजी रही उनकी शायद कैसी रही होगी. सो विल स्टार्ट. इफ यू लुक एट मैप फर्स्ट एंड सेकंड यू विल नोटिस दैट द मैच्योर हड़प्पा कल्चर डेवलप्ड इन सम ऑफ एरियाज ऑक्यूपाइड बाय द अर्ली हड़प्पा कल्चर्स. अब ये साफ साफ हमको बता रहा है कि सर देखिए कि हमें पता है कि जहां पर अर्ली हड़प्पा कल्चर डेवलप हुआ है बिल्कुल उसी जगह पर जो मैच्योर हड़प्पा कल्चर है वो डेवलप हुआ है. मतलब क्या है इसका? मतलब कि हमारे पास एक ही सोर्स था जहां पर डेवलप हुआ है, और जहां हम क्या बोलते हैं इसको, एक इंडस सिविलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंडस सिविलाइजेशन. हम बोलते हैं कि इसके आसपास ही जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुआ, उन्होंने अपग्रेड किया. इट मींस कि सीधी सी बात तब समझने में देखें कि ये पहले क्या थे, ये सारे ग्रुप में बसे हुए थे, बट एक इनके बाद टाइम क्या आ गया, टाइम डिस्ट्रिक्ट आ गया. बाद में जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उनके सिविलाइजेशन का वो कुछ इस तरह है. अब हम अगर सोच के देखें, अगर हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए तो हमें पता सोचेंगे एक चीज को कि देखो यहाँ पर कौन थे, अर्ली हड़प्पास. मतलब शायद इनके पास इरिगेशन सिस्टम या फिर जो डेवलपमेंट जो यहाँ कर चुके थे वो शायद यहाँ नहीं हुआ हो. यहाँ प्रेफर कर रहे हैं कि हम ग्रुप में रहें, यहाँ प्रेफर क्या कर रहे हैं, हम ग्रुप में रहें. बट जैसे ही नया सिविलाइजेशन आया तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर लिया. जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, लाइफ स्ट्रेटेजी थी, एग्रीकल्चर सिस्टम था, इरिगेशन सिस्टम था, खुद डेवलप किया. तो क्या हुआ, जहां वो साथ रह रहे थे वहीं वो अलग अलग रहने लगे, खुल के रहने लगे. बट जब जगह की बात हो रही है तो बिल्कुल सेम प्लेस था जहां पे अर्ली हड़प्पा डेवलप हुआ, वही मैच्योर हड़प्पा था. और लेटर हड़प्पा के जो साइट्स हैं वो भी हमें यहीं से मिलते हैं. बस उनमें थोड़ा टाइम डिफरेंस है. जो टाइम का डिफरेंस है मतलब कुछ सालों का या फिर कुछ हजार सालों का भी डिफरेंस है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ ही सेम जगह पर, बट टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा गैप रह जाता दोनों के बीच में. दिस कल्चर आल्सो शेड सर्टेन कॉमन एलिमेंट इंक्लूडिंग सब्सटेंस स्ट्रेटेजीज. अब बात करें कि चलो इन दोनों में सर गैप था, जगह भी दूसरी थी, फिर भी इनको हड़प्पा के नाम से क्यों जाना गया? क्योंकि जहां ये लोग बस रहे थे जगह सेम, इंडस रिवर सेम, बट जो इनके एविडेंस मिले हैं दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है. बहुत सारी चीजें इनकी कॉमन है, मतलब एक जैसी हैं. तो जब चीजें एक जैसी हो, तब कल्चर एक जैसा हो, तब जो लोगों की लाइफस्टाइल एक जैसी, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक ही कम्युनिटी के हैं. बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं. इट मींस कि ये जो कम्युनिटी दोनों एक ही थे. इसलिए सिर्फ टाइम गैप होने के लिए की वजह से हम बोलते हैं इनको कि हाँ ये अर्ली हड़प्पा था जो पहले आके उजड़ गए, ये मैच्योर हड़प्पा था जो बाद में आके उजड़ गए. तो दोनों ही थे बाद में. द हड़प्पास ate a wide range of plant, animals, product including fish. Archaeologists have been able to reconstruct dietary practice from finds of
shed grains and seeds. These are studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plant remains. अब बात करें बोटेनिस्ट की, वो क्या इसका स्टडी करते हैं, वो प्लांट की स्टडी करते हैं. बट आर्कियोबोटेनिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, जो एंशिएंट प्लांट के रिमेन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं. तो वो अपने फील्ड में प्रोफेशनल्स है. अगर आप उनको कोई ग्रेस देते हो तो स्टडी करके बता पाएंगे कब का है. तो क्या हुआ, इनको वहां से बहुत ज्यादा जो एविडेंस मिले, किसके, प्लांट के मिले, एनिमल प्रोडक्ट के मिले, और फिश के अलग से डिफाइन किया क्योंकि इसके जो मिले हैं वो वाइड रेंज में मिले, सब जगह मिले. इट मींस कि ये कॉमन रहा होगा खाने के लिए, हो सकता है. ये सारी चीजें सिर्फ एक इमेजिनरी कि हाँ हो सकता है जो हमें एविडेंस मिले हैं, बट हम परफेक्ट श्योर नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा. दोनों बातें अलग अलग. एक तो आप चीज में श्योर होते हो कि सर ये चीजें परफेक्ट यहां हुई है, इसका रहा ये एविडेंस, बट इनके बारे में जब हम बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, तो हो सके ऐसा रहा होगा. ये फिक्स है कि ये यहां थे, बिल्कुल ये यहां थे, ये बसे थे, ये जो भी हुआ इनका, बट हम ये श्योर नहीं है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी थी, इनका जो एग्रीकल्चर सिस्टम था, इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, कैसा रहा होगा. बट ये मैप देख के हम समझ रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा एडवांस इंजीनियरिंग या फिर इनका जो नॉलेज था वो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर था. थोड़ा सा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो इसमें पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से श्योर नहीं है, बट हाँ जो एविडेंस मिले हैं उसके प्रूफ पे हम ये कह सकते हैं कि ये हुआ होगा, जिसमें भी श्योरिटी कुछ 50-50% होती है. Grains found at Harappa sites include wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि हड़प्पा साइट में कौन कौन से ग्रेन्स मिले, तो इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रखो. एंड मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात. कहाँ मिले थे मिलेट्स, कुछ रेड साइट्स में मिले थे जो कि गुजरात वाले एरिया में आता है. कहाँ आता है, गुजरात वाले एरिया में आता है. क्या मिला था, मिलेट मिला था. फंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर. और जो चावल के सोर्सेज थे, जो एविडेंस थे, वो थोड़े रेयर मिले. एनिमल्स बोन्स फाउंड एट हड़प्पा साइट्स इंक्लूड दोज कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग. अब जितने भी एनिमल है ना, ये पहली बात तो इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, ये सारे अभी हमारे लिए जिस हिसाब से हम इनको जानते हैं ये इनोसेंट एनिमल है. अगर ये कभी परेशान होते भी हैं तो इतना हार्म नहीं करते. कैटल क्या हार्म करता है, इतना नहीं करता. शीप है, गोट है, बफेलो है, पिग है, ये हार्म नहीं है, ये डोमेस्टिक एनिमल है. इट मींस कि आर्कियोलॉजिस्ट भी कहीं ना कहीं श्योर हो गए कि हाँ ये एनिमल जो थे वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल थे. सो स्टडी डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट और जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दिस एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड. जो ये जानवर रहे होंगे, ये पालतू रहे होंगे. क्यों, क्योंकि एक तो इनका बिहेवियर बता रहा है हमें, इनोसेंट थे. दूसरा कि जिस जगह पे मिला, अब हम क्या करते हैं, जैसे ऐसा इंसान है जो अपने घरों में गाय को पालता है, अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, उनके पास क्या होगा, एक बड़ा प्लॉट होगा, एक तरफ घर बना होगा, एक तरफ प्लॉट होगा जिसमें शेड लगा रखा है, वहां जानवर क्या है, बांधे हुए रखे हुए. सेम यही का यही जो सिस्टम था, ये जो मैप था, हमें वहां मिला हड़प्पा साइट पर. आर्कियोलॉजिस्ट जो है पूरे डैम श्योर है कि ये जो जानवर थे वो पाले जाते थे. Bones of wild species such as bear, deer, घड़ियाल are also found. इनके एविडेंस मिले हैं हमें, इनके बोन से मिले हैं. We do not know whether the Harappans hunted this animal themselves. अब देखो यहाँ एक वर्ड हुआ है कि क्या वो खुद से शिकार करते थे या फिर वो किसी से परचेज कर लेते. पहली बात तो ये कि जिन एनिमल की बात की गई है वो है वाइल्ड एनिमल, यानी प्रेजेंट बिहेवियर में देखें तो ये जानवर ऐसे नहीं है जिनको हम पाल सके. तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, या तो खाते होंगे या शिकार करते होंगे या फिर खुद को उनसे बचाते होंगे, कुछ तो कुछ रहा होगा. बट जबकि इनके फॉसिल हमें मिले हैं, जो इनके बोन्स हमें मिले हैं, उस आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हाँ इनका शिकार किया गया था. अब ये श्योर नहीं है कि शिकार जो है वो ये खुद करते थे या फिर किसी दूसरी कम्युनिटी से परचेज करते थे. अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कम्युनिटी परचेज करते होंगे, ऐसा क्या रहा होगा. एक बताता हूं फैक्ट, सुनो. जो इजिप्ट के पिरामिड हैं उनकी स्टडी क्या कहती है कि
जिस इंजीनियरिंग से इनको डिजाइन किया गया, इनको बनाया गया, इनका कंस्ट्रक्शन किया गया, वो आज के टाइम पर पॉसिबल नहीं है। इट मींस कि आज हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद हम पिरामिड का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और जो चीजें एंशिएंट टाइम में बनाई गई थी, जिनमें 1 सेंटीमीटर का भी फॉल्ट नहीं है, पूरा परफेक्ट डिजाइन है, वो पॉसिबल कैसे हुआ? बिना एक परफेक्ट प्लस एडवांस इंजीनियरिंग के ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। दूसरा, या तो एलियन आए होंगे बना दिया होगा, तो एलियन वाली थ्योरी तो मिस्टीरियस है कभी का कभी, बट एक ही कहता है कि एडवांस इंजीनियरिंग जिसके हमें प्रूफ मिले हैं, बाकायदा प्रूफ मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ शायद उन लोगों के पास इतना नॉलेज था कि उस एडवांस इंजीनियरिंग से उन्होंने वो चीजें कंस्ट्रक्ट की, डेवलप की। अब जब हड़प्पा की बात करूंगा ना, हड़प्पा में पूरे के पूरे सिटी का एक मैप आएगा हमारे सामने, और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें इस चीज का प्रूफ कर देगा कि ये जो हड़प्पा साइट थी वो एक एडवांस, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग का प्रूफ है। क्योंकि आज हम इंडिया की बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा सिस्टम क्या है इंजीनियरिंग में? ड्रेनेज सिस्टम। पानी हर कहीं से निकल रहा है बाहर, नालियां टूटी पड़ी है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। बात करें दिल्ली मुंबई उस तरफ जो बस्तियां हैं, वहां भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पानी बाहर है, कचरा बह रहा है। बट सबसे बेस्ट चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है हड़प्पा साइट में ड्रेनेज सिस्टम। इतना परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम था कि वहां मच्छर भी पैदा नहीं होते थे, बीमारियां तो बहुत दूर की बात है। तो सोचो कि जो चीजें आज डेवलप नहीं है बट वो उस टाइम पे थी, इट मींस कि वहां की इंजीनियरिंग परफेक्ट रही होगी और एडवांस भी रही होगी। तो इसीलिए ये कहते हैं कि मे बी वहां जब इतना एडवांस सब कुछ चल रहा था, तो मे बी क्या हो कि वहां एक ऐसी कम्युनिटी हो जो ये पूरा इसको एक ग्रुप बना हुआ, जो क्या करते होंगे, इसकी हंटिंग करके इनको सेल करते होंगे। तो जब हम हंटिंग सेल की बात करें, इट मींस कि इकोनॉमिक एरा में चले गए। अब बात करेंगे पूरे के पूरे बिजनेस की, बराबर हो सकता है। तो बिजनेस होगा तो वहां बिजनेस हब भी होगा, बिजनेस हब होगा तो एक परफेक्ट जो हमें इकोनॉमी देखने को मिलेगी वो मिलेगी यहाँ। यानी हर एक जो यहाँ थे वो प्रोफेशनल थे अपने काम में, और वो चाहे स्टॉक मार्केट का हो, यानी जो जैसे ग्रेन्स वगैरह उनका स्टॉक करता हो, या फिर कोई आर्ट हो, कोई टीचर हो, या फिर कोई किंग हो, जो भी हो, वो सारे अपने काम में परफेक्ट प्रोफेशनल्स थे। और obtain meat from other hunting communities, bones of fish and fowl are also found। अब फिश की जो बोन्स है, फोल की जो बोन्स है, वो हमें मिली है, ब्रॉड वे में मिली है, बहुत जगह मिली है। तो हम कह सकते हैं, ये भी हम श्योर नहीं है कि शायद बेचते होंगे, पकड़ के खा लिया। तो दोनों चीजें श्योर कि हाँ ये ईटेबल थिंग थी। बात करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की। अब यहां सिर्फ एग्रीकल्चर बात नहीं है, साथ में क्या जुड़ रहा है, टेक्नोलॉजी। इट मींस कि वहां जो सिस्टम चलेगा वो थोड़ा सा एडवांस होगा, कि अगर हम उसके बारे में 1% स्टडी कर लेते हैं और वही चीज जो हम आज डेवलप करना चाहें, तो भी जो हमारा जो सिस्टम होगा वो एडवांस हो जाएगा। देखेंगे बाद में आगे। While the prevalence of agriculture is indicated by finds of grains, it is more difficult to reconstruct actual agriculture practices। कि जो हुआ था उस टाइम पे, अब क्या करते होंगे, एग्रीकल्चर 2-3 तरह से होता है। जमीन को समतल करना, पहले पानी देना, फिर ग्रेन्स लगाना, या फिर ग्रेन्स लगाने के बाद पानी देना, या फिर इनको खोद के मुलायम करना। ये जो प्रैक्टिस है इनको रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब पता कैसे चलेगा, इतने सालों की मिट्टी दबी, उसके नीचे खेत दबे हुए, पता लगेगा क्या कि ये क्या करते होंगे। बट एक आइडिया लग जाता है कि जो हमें प्रूफ मिले हैं इरिगेशन सिस्टम के, जो नालियां खुदी हुई थी, या फिर जो बाउंड्रीज बनाई गई थी, या फिर वहां जो ग्रेन्स मिले हैं, उससे आइडिया लग जाता है कि हाँ ये खेत था। अब आगे की बात करें, जो फार्मिंग लैंड कितना होता है, बड़ा होता है। और सबसे बड़ा क्या है कि पूरे फार्मिंग लैंड में या तो अलग अलग तरह के ग्रेन्स होंगे पर्टिकुलर जगह पर, या फिर पूरी जगह पर सेम टाइप का ग्रेन्स होगा। आइडिया लग गया कि ये क्या है, ये खेती करने की जगह है, तो यहीं से इनको आइडिया लगा। वह सीड्स ब्रॉडकास्ट स्कैटर्ड और प्लग्ड लैंड्स। अब पूछ रहा है कि क्या वहां जो बीज थे वो ऐसे बिखराए गए थे या फिर पर्टिकुलर सिंगल बीज लगाया गया था। ये दोनों सिस्टम अपने चलते हैं अभी प्रेजेंट में भी। क्या करते हैं, स्कैटर्ड करते हैं, बिखरा देते हैं बीजों को खेतों के अंदर ताकि वो जमीन में चले जाए। दूसरा, ट्रैक्टर की मदद से उस बीजों को जमीन के अंदर बोया जाता है। अब श्योर नहीं है हम कि कौन सा सिस्टम चलता होगा। Representations on seals and terracotta sculpture indicate that the bull was known।
अब जो हमें यहाँ के टेराकोटा मिले, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेशन मिले, यहाँ के जो सेल्स मिले, दीवारों पर मिले, उनसे ये पता लगता है कि ये जो बैल था उससे नॉन थे। अब बात करूं बैल की, मैंने आपको एक सील दिखाई थी, जिसमें क्या था, कहां गया बैल, हाथी आ गया, ये रहा बैल है। इट मीन्स कि ये देख के हमें ये तो पता लग गया कि ये क्या है। ये जानते थे कि हाथी जैसा एक जानवर होता है, शेर जैसा होता होगा, बैल जैसा होता है, ये भी देखो शेर जैसा बन रखा है, हिरण जैसा बन रखा है, गाय जैसा बन रखा है, और ये वो घड़ियाल जैसा बन रखा है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हिप्पोपोटामस जैसा है, तो बिल्कुल वही रहा होगा। इट मीन्स कि हम ये तो डिफाइन कर सकते हैं कि इनको पता था ये जानवर कौन से थे। तो अब जब यहां हम ये बात करते हैं तो हम ये क्लियरली पूछ सकते हैं कि क्या करते होंगे, वो बीजों को बिखराते होंगे या फिर जोतते होंगे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रपोलेट फ्रॉम दिस टेक्स्ट दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लगिंग। आ गया सामने कि जैसे आज हम क्या करते हैं, बैलों का यूज करते हैं किसके लिए, बीजों को प्लग करने के लिए, जमीन में बोने के लिए। तो इनको पता था, इनको ये बात पता थी कि हम बैलों का यूज करेंगे किसके लिए, खेतों को जोतने के लिए। Moreover, terracotta models of the plug have been found at the site in चोलिस्तान। चोलिस्तान कहाँ है, एंड बनवाली हरियाणा। बनवाली जो हरियाणा में, चोलिस्तान वहां पाकिस्तान की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, टेराकोटा में हमें ये एविडेंस मिले हैं कि जुते हुए खेत। इट मीन्स कि उनका जो सिस्टम था कौन सा था, स्कैटर्ड वाला तो हमें प्रूफ नहीं मिले, बट प्लगिंग वाले प्रूफ हमें मिले हैं। खेतों को जोते गए उनके जो टेराकोटा है वो हमें मिले हैं। मतलब ऐसे होते हैं, लगे होंगे, या फिर उन्होंने जैसे सिंबल बनाया था बैल का, बुल का या फिर ऑक्सन का, वैसे एविडेंस हमें मिले टेराकोटा के अंदर। प्रूफ हो गया कि कौन सी फार्मिंग करते थे वो, उनको पता था बैल होता है, ऑक्सन होता है, जिससे वो प्लग करते थे। Archaeologists have also found evidence of a plug field at कालीबंगा राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आपसे पूछा जाए कि जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य हैं वो कहां मिले हैं, तो एक ही नाम आना चाहिए, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पूरी की पूरी सभ्यता मिली है। क्या मिली है, पूरी की पूरी सिविलाइजेशन हमें यहाँ मिली है। और एकमात्र एसोसिएटेड विद द अर्ली हड़प्पा लेवल्स कहाँ है, किससे रिलेटेड है, अर्ली हड़प्पा से। कहाँ की बात कर ले, अर्ली हड़प्पा, जहां पर कालीबंगा के अंदर जो नीचे की तरफ ले जाएगा, यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। इट मींस की एविडेंस है कि खेत जोते जाते होंगे। The field had two sets of furrows at right angle to each other, suggesting that two different crops were growing together. जो आज हम सीख रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर कि हाँ एक पालमपुर का ना गांव होता था, वहां क्या होता था, वहां परफेक्ट जो स्ट्रक्चर था किसका, फार्मिंग का, वो हम पढ़ते हैं। जब एक आदर्श गांव हो हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने उस चीज को तब प्रूफ कर दिया था कि जब इनको हमसे भी कम टेक्नोलॉजी इनके पास थी। जहां ये क्या कर रहे हैं, एक ही जगह पर, एक ही लैंड में अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चर, यानी जो सीड्स है, जो प्लांट्स है, जो फसल है, वो अलग अलग तरह की उगा रहे हैं। कौन से, एंशिएंट टाइम, मतलब उस टाइम जहां हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा की बात कर रहा हूं मैं। तब इनको पता था कि परफेक्ट इकोनॉमी क्या होती है, जो हम आज फ्यूचर में चाह रहे थे ना कि क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि परफेक्ट गांव है। जो 10th में 9th में एग्जांपल है पालमपुर का, जिसमें बताया गया हमें कि जो परफेक्ट एक गांव होता है वो कैसा होगा, जिसमें एक ही खेत में अलग अलग तरह की फसलें जो है वो बोई जाएगी। बट यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इनको पहले से ही पता था, इनको पहले से ही पता था कि परफेक्ट जो एग्रीकल्चर सिस्टम था वो कैसे रहेगा, एक ही जगह पर अलग अलग तरह की जो फसलें हैं वो ये उगाते थे। एडवांस था कि नहीं था, एडवांस था। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग फील्ड्स कहां कहां मिला, चोलिस्तान में मिला है, और बनवाली हरियाणा कहां मिला है, फिर से रह गया बचा हुआ। नेक्स्ट है टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग फील्ड। अब जो जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां मिले, चोलिस्तान पाकिस्तान उस तरफ की बात कर रहा है। बनवाली हरियाणा कहां मिला है, बनवाली हरियाणा में, ये रहा हरियाणा, यहां पर एविडेंस मिला है जुते हुए खेतों के साक्ष्य। दूसरा प्लग का एविडेंस मिला है, और प्लग फील्ड का जो एविडेंस मिला, दोनों अलग अलग है। ये है जुते हुए का प्रमाण कि हाँ जोते जाते होंगे, बट जो प्लग फील्ड है, जो जुते हुए खेत है, प्रॉपर जो लैंड है, वो उसके एविडेंस कहां मिले, कालीबंगा राजस्थान में। कहां मिले हैं, राजस्थान।
राजस्थान में कालीबंगा में इसके एविडेंस मिले हैं। दूसरी बात, अब कौन कौन सी सभ्यता थी, कौन कौन से सिविलाइजेशन थे, वो यहाँ है। नर्मदा नदी, रंगपुर, लोथल, माही नदी होगी, साबरमती नदी होगी, नागेश्वरा, धोलावीरा, चौहंदारो, कोटदीजी, अमरी, बालोकोट, मोहनजोदारो, इंडस नदी हो गई, गनवरवाला, कालीबंगा, बनवाली, मित्थल, राखी गढ़ी, गंगा, यमुना, ये रही चंबल, ये रही हड़प्पा, यहाँ रहे, फिर सतलज नदी है, फिर चेनाब है, झेलम है, रवि है, मंडा है। ये सारा का सारा जो सभ्यता, जो सिविलाइजेशन था, उनके जो सोर्सेस मिले वो यहाँ इस मैप पे सामने इंडिकेट है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। Did the Harappan use some blades set in wooden handles or did they use metal tools? आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अब जब उनको पता लगा ना कि अरे ऐसी साइट मिली है हमें जहां खेत जोते गए थे, अब हमें ये तो पता लग गया कि वो ऑक्सन और बुल से क्या थे, आइडेंटिफाइड थे, उनको पता था होता है, ठीक है। दूसरा, प्लग फील्ड हमें मिले हैं। जब दोनों पता है इट मींस कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था टूल्स का था, कोई ना कोई टूल तो यूज किया जाता होगा, बिल्कुल बिना टूल के पॉसिबल है ही नहीं। तो अब ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कौन से टूल वो यूज करते होंगे, मेटल के या फिर वुडन के। सो लेट्स सी, मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड, मतलब कि ऐसी जगह जो आधी गीली आधी सूखी यानी अर्ध शुष्क इसको बोलते हैं, सेमी एरिड लैंड है, वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अब मैं बात करूं राजस्थान की, पता है आपको राजस्थान में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो किस पे डिपेंड होता है, पूरा बरसात पर, या फिर यहाँ कुछ गुनी चुनी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, या फिर पंजाब साइड में उस तरह बात करते हैं तो वो पूरा अलग रह जाता है सिस्टम कि यहाँ इरिगेशन सिस्टम में नदी बह रही है, नहर बह रही है, ठीक है। बट जब हम प्रॉपर राजस्थान के अंदर घुसते हैं तो यहाँ का जो इरिगेशन सिस्टम है, मतलब यहाँ ट्यूबवेल वाला सिस्टम तो रहा नहीं होगा, पानी यहाँ वैसे भी कम था, तो इट मीन्स कि ये दो चीजों पर डिपेंडेंसी थी, पहला होने वाली बरसात पर, दूसरा इनको खेती करने के लिए सिंचाई यानी पानी की जरूरत तो पड़ती होगी, यहाँ प्रॉपर पानी है नहीं, इट मींस कि क्या डेवलप करेंगे ये इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई का। बरसात का भी श्योर नहीं कब होगी कब नहीं होगी, बात राजस्थान की कर रहे हैं हम, जबकि राजस्थान में बरसात जो है बहुत कम होती है, इट मींस कि दूसरा ऑप्शन बचता है सिंचाई का। यानी एक बात सोचो आप कि पूरे भारत में जहां सिंचाई के साधन शायद प्रॉपर उपलब्ध हो, नदियां हो, नहरें हो, बरसात भी ठीक होती है, बट एक राजस्थान की जगह ऐसी आती है जहां बरसात कम होती है और शायद पूरी पानी की व्यवस्था ना हो। अब हम आज के टाइम में अगर राजस्थान की इमेज देखें पूरे भारत में तो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पानी है ही नहीं, जबकि प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत पानी है, इनफ पानी है सबके लिए, कोई प्यासा नहीं मरता। बट उस टाइम की जब हम बात करें कि जहां बारिश इतनी नहीं होती थी, इरिगेशन सिस्टम शायद हमें नहीं पता, आज तो नहीं है इतने नहीं, बट उस टाइम पे शायद कुछ रहा होगा। यानी यहाँ की जमीनों पर बिना सिंचाई के कोई खेती करना पॉसिबल नहीं है। तो वो ये सोच रहे हैं, ये कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट की इरिगेशन सिस्टम तो होना ही चाहिए था, वरना होगी कैसे जमीन पर फसल। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हैव बीन फाउंड, इसके मिले कैनल्स के ट्रेसेस मिले, फाउंड एट द हड़प्पा साइट्स ऑफ शुर्तगी इन अफगानिस्तान। कहाँ मिले हैं? अफगानिस्तान में चलते हैं, ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में पूरे बॉर्डर पर एक जगह है शोरतुगुई। क्या है? शोरतुगुई एक जगह है, वहां पर किसके ट्रेसेस मिले हैं? कैनल्स के ट्रेसेस मिले हैं, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। कहां नहीं मिले? पंजाब और सिंध में, जो इस तरफ आता है पंजाब और सिंध में उनके ट्रेसेस नहीं मिले। इट इज पॉसिबल दैट एंशिएंट कैनल स्लाइटेड अप लॉन्ग एगो, कह सकते हैं कि जो शायद बहुत पहले रही हो। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो हम क्या कहते हैं कि शायद जो है इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए कुओं का यूज किया जाता हो। राजस्थान जो सिस्टम रहा था पहले कि यहाँ जो पानी है वो कुओं से निकला जाता रहा होगा, तो ये कह रहे हैं कि शायद वहां कुओं वाला सिस्टम ऐसा रहा होगा जिससे वो निकाल के पानी की सिंचाई कर रहे थे। बिसाइड वाटर रिजर्व्स फाउंड इन धोलावीरा गुजरात। कहां मिला है? गुजरात में जब हम देखते हैं, यहां धोलावीरा नाम की जगह, चलो मैप में दिखा देते हैं आपको, है ना। गुजरात में एक जगह है धोलावीरा, यहां एक जगह है धोलावीरा। क्या कह रहे हैं कि धोलावीरा में जो हमें एविडेंस मिले
किसके एविडेंस मिले? वाटर रिजर्व यानी पानी बचाने के, पानी को सेव करने के, और वो को रेन वाटर को वो रिजर्व करके रख रहे हैं। किसके लिए? सिंचाई के लिए। तो अब मुझे ये बताओ आप कि क्या ये सिस्टम एडवांस नहीं है क्या? राजस्थान में अब से कुछ टाइम पहले, अभी भी चल रहा है ये सिस्टम, कि यहाँ के बहुत सारे एरियाज में इरिगेशन सिस्टम, जो पानी रिजर्व सिस्टम है, वो अप्लाइड है घरों के अंदर, कि लोगों ने ऊपर वाटर टैंक बना रखे हैं पूरे। जब बारिश होती है पानी पाइप से होकर नीचे टैंक में इकट्ठा हो जाता है। कुछ ऐसा सिस्टम रहता है। देखो ये घर की छत है, यहाँ नीचे एक ऐसा सिस्टम बना होता है, इस पे पाइप लगा होता है नीचे, और यहाँ टैंक में जो है वो पानी इकट्ठा हो जाता है। सिस्टम है वाटर रिजर्व का। ये मोस्टली बहुत सारी जगह पर है। ये तो अब बना है। अब जब गवर्नमेंट ने कहा, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए पानी बचाने के या फिर जो भी है, ये अब हुआ है। इनको पहले से पता है। टाइम डिफरेंस देख रहे हो, है ना? तो देखा उस टाइम पे लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, पानी बचाना जानते थे, कीमत जानते थे पानी की। May have been used to store water for agriculture। शायद क्या, वो तो पक्का है, 110% श्योर है कि अगर पानी स्टोर किया गया तो वो दो ही काम आएगा, सिंचाई करने के या फिर पीने के। तो इनका मानना है कि जो वाटर वो रिजर्व कर रहे थे, वो किसके लिए कर रहे थे? वो एग्रीकल्चर के लिए कर रहे थे। डिस्कस आर देयर एनी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन और सेटलमेंट शोन ऑन मैप फर्स्ट ऑन मैप सेकंड। बिल्कुल हमने पहले ही बात करी है, अभी बात करी है हमने कि देखो जो मैप फर्स्ट है यानी कि अर्ली हड़प्पा, और मैप सेकंड यानी कि मैच्योर हड़प्पा, दोनों का जो सेटलमेंट डिफरेंस है बिल्कुल है। ये किसकी डिपेंडेंसी? कि शायद यहां जो रिसोर्स है इनको पता ना हो, बट एक टाइम के बाद जब नेक्स्ट हड़प्पा, जो मैच्योर हड़प्पा जब डेवलप होना स्टार्ट हुआ, के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जहां इनके पास एक इंडस रिवर एक है, इसको क्या बनाया? इसके नए सोर्सेस बनाए, पानी स्टोर करना सीखा, और रेन वाटर को बचाना, एग्रीकल्चर सीखा, जानवरों का यूज करना सीखा, बहुत कुछ सीखा। क्योंकि यहां ये क्या कर रहे हैं, एक जनरल स्टडी कह रही है कि जो इंडस रिवर है और उसकी हेल्पिंग जो रिवर्स हैं वहां है, उन पे डिपेंडेंसी हो चुकी है। आसपास का जो एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि नदी है, नदी के आसपास का जितना एरिया होगा वो खेती के काम आता होगा। ठीक है, स्टडी कहती है आता होगा। तो ये किसके पास बचे? सारी की सारी पॉपुलेशन उसके पास बची जहां पानी जो है उनकी प्रायोरिटी है, कि पानी है तो हम सारा काम वहीं कर लेंगे उसके आसपास ही। बट जैसे जैसे डेवलप हुए, इनके बाद एक पर्टिकुलर टाइम स्पेस आया, उसके बाद जो लोग आए, इन्होंने इतना अपग्रेड कर लिया था अपना सिस्टम कि इनको पता था कि हम कहां घुस रहे हैं। अरे हम राजस्थान में घुस रहे हैं, नीचे तरफ है ना, राजस्थान में घुस रहे हैं हम, पानी नहीं है, कोई बात नहीं, हम क्या कर लेंगे? रेन वाटर स्टोर कर लेंगे, कुओं में से निकाल लेंगे। बट इरिगेशन सिस्टम है हमारे पास, हम सिंचाई कर लेंगे, हम वहां भी खेती कर लेंगे जहां लोग सोचते होंगे दूसरे लोग कि अरे राजस्थान में कैसे पॉसिबल है, वहां लोग राजस्थान में खेती कर रहे थे। और आज भी सिस्टम चल रहा है वैसा का वैसा कि राजस्थान में भी खेती हो रही है, ऊंट है, बाजरा है, गेहूं है। अब तो इतना अपग्रेड हो गया कि सब चीजें उगने लगी राजस्थान में, पानी की तो कोई समस्या रही नहीं, अब सब जगह हरियाली है। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे जब लोगों को, हम सोचते कि इतना नॉलेज शायद नहीं रहा होगा, एंशिएंट है, जब आदिमानव का युग था उसके बाद की बात कर रहे हैं कि शायद पता नहीं था इनको, बट ये इतने एडवांस है, हमसे ज्यादा एडवांस थे ये, कि उनके पास उस टाइम पर जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी तब ये इतने एडवांस चीजें यूज कर रहे थे। सेटलमेंट वो बिल्कुल आपके सामने है, एक जगह इम्प्रॉपर सेटलमेंट है और एक पूरा प्रॉपर सेटलमेंट है। अब अलग अलग जगह लोग बस रहे हैं। Do you think these tools could have been used for harvesting? क्या हमें लगता है कि ये टूल्स जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए यूज किए जाते होंगे? बिल्कुल लगता है। अब कहने के लिए अगर मैं आपको बताऊं सच में कि कुल्हाड़ी जैसा लग रहा है, इसको इस पे फिट कर दो, ये बन गया है, इसको यहाँ फिट कर दो, या फिर इसको खोदने के लिए होता होगा। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि उनके पास मशीनें थी, बट हम ये कह सकते हैं कि बैल के पीछे किसी को बांधते होंगे, शायद एक बंदा रहता होगा, पकड़ के उसको क्या करता होगा, जमीन के अंदर खोदते खोदते बीज बोता होगा। या फिर अगर बीज नहीं थे, या फिर सॉरी बैल नहीं था, नहीं यूज करते थे, तो अपने हाथों से करते थे, या फिर शिकार के लिए यूज करते हो। बट ये सिस्टम जो है वो यूज होता था। फिगर नंबर 1.5, रिजर्वेयर एट धोलावीरा, नोट द मैसोनी वर्क। अब देखो ये क्या है,
ये वाटर रिजर्वेशन का एक सिंपल सा डायग्राम है, डायग्राम नहीं पूरी लाइव फोटो है उस जगह की। कहाँ की बात करें? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात है धोलावीरा में। वहां बारिश का पानी आएगा, सीढ़ियों से आएगा, यहाँ नीचे टैंक है, हर एक टैंक पे एक लेवल बना हुआ है, एक लेवल बना हुआ, एक सीढ़ी लगी हुई है, जितना पानी भर जाएगा हम उतना यूज करेंगे। नीचे तक खाली रहा तो नीचे तो जा सकेंगे, ऊपर तक खाली रहा भर जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। हर एक लेवल बना हुआ, अलग एक्सेस क्या कर सकते हैं, पानी को स्टोर कर सकते हैं, फिर उनको यूज कर सकते हैं। डिस्कस व्हाट इज द एविडेंस यूज्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस। अब डाइटरी प्रैक्टिस क्या होता है? फूड सिस्टम के लिए नहीं, जो उनका खान पान था वो चीजें एक आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कैसे स्टडी करता है। सपोज दैट हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं कुछ मिनट के लिए, ठीक है, क्या करेंगे खाने के लिए? अब अभी की बात करते हैं। हम खाएंगे कोई भी चीज किसी ने खाई होगी, मीन्स कि उसका कचरा मिलेगा। अभी बात करें प्रेजेंट टाइम में, अगर आपको कहीं भी समझ लो एक रूम है जहां पे लोगों ने खाना खाया है, 10 मिनट बाद आपको वहां चेक करना है, जाओगे, क्या हुआ? वहां पे उसका कचरा मिलेगा। पिज्जा खाया तो उसका पैकेट मिलेगा, मोमोज खाया तो उसका कुछ चटनी वगैरह मिलेगी, मतलब कुछ तो हमें मिलेगा, एविडेंस तो मिलेगा। वही क्या करते थे आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, उस जगह पे जाते उसको खोदते। हमें क्या मिलता उनको? उन प्लांट के जो रिजर्व सीड्स थे वो मिलते, और उन सीड्स मिलते, जले हुए सीड्स मिलते, खाने की उनकी हड्डियां मिलती, और साथ में क्या मिलता? और बहुत सारी चीजें मिलती। अब हम जब देखें कि प्लांट्स के जो सीड्स के एविडेंस थे, जब हमें मिले, बहुत सारे मिले, फिर हमें जो है बोन्स मिली, वो भी हमें मिली, फिर हमें पता लगा यार ये तो फिश की है, बकरे की है, मतलब फिश की है, गोट की है। इट मींस ये चीजें खाने के लिए भी यूज होती थी। दूसरा हम ये देखेंगे कि ये कौन सी जगह पर मिली है, कि अगर हमारे पास जगह का मैप है तो क्या वो एक खाने की जगह थी, क्या वहां कोई जंगल था, या फिर कोई घर के अंदर की जगह पर मिले, तो पता लगेगा हमें कि हाँ ये जो है इसको खाने के लिए यूज करते होंगे। तो ऐसे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि वो चीजें कहाँ मिली हैं, किस कंडीशन में मिली है। अगर थोड़ी जली भुनी, इट मींस की चिकन रोस्ट किया होगा उन्होंने, जनरली आइडिया कहता है सीड्स थे जले हुए, कुछ जले हुए बने, कुछ मिले पके हुए मिला, वो सीड्स कैसे बच गए? हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन रही हो कि जब वहां तूफान आया, भूकंप आया, जो कुछ भी आया, उसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, बट जो कुछ भी आया तो वो चीजें पत्थरों के बीच में या फिर एक पर्टिकुलर स्पेस में दबी हुई रह गई, जिसकी वजह से वहां तक पानी नहीं पहुंचा, और जो ऑक्सीजन है वहां तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो सीड जो है वो ग्रो नहीं कर पाया, और वो वैसा का वैसा पड़ा रहा। और जब उनको देखा तो पूरा बुरा हो चुका था। बट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो तो इसकी अगर उनको एक अंश भी मिल जाए ना, एक एटम भी मिल जाए उनका, तो वो स्टडी कर लेते हैं उनकी कि अच्छा ये क्या था, क्योंकि उनका हर एक चीज का जो फिजिकल बिहेवियर होता है अपना अलग स्टडी कर लेते, तो उनको पता लग जाता था कि अच्छा ये सिस्टम जो है वो खान पान में यूज करते थे, और ये सिस्टम वो सिंचाई के लिए या फिर डोमेस्टिकेशन के लिए यूज करते थे। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे ट्यून्ड ऑन विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू सो मच।